बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है ये पेंडेमिक जो है, ये आउटब्रेक जो हुआ है कोविड का, इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। हर वो मिथ, हर वो कन्फ्यूजन जो आपके दिमागों में, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर इस जो आउटब्रेक के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर जो एक रोल है वो सिटी स्कैन रेडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। रेडियोलॉजी के अंदर आप लोग एक्सरे की फाइंडिंग्स में देखते हैं कि ग्लास ग्राउंड अपीयरेंस है कि नहीं है, कितने इन्फिल्ट्रेट्स हैं, लंग्स जो है वो किस तरह डैमेज हो चुके हैं, कितनी टाइम एक्सरे करना चाहिए, कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, सिटी स्कैन के अंदर क्या रोल होता है, किस तरह हम डायग्नोज करते हैं कि आया कि ये कोविड है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट तरह की लैब्स हैं, उसमें सम टाइम कोविड का पेशेंट होता है पर नेगेटिव आ जाता है, पर हम उसमें फिर मतलब डायग्नोज नहीं कर पाते। बट एक्सरे इज़ अ थिंग, उस पर हम ईजिली डायग्नोज कर लेते हैं कि ये कोविड का पेशेंट है, क्योंकि उसमें पूरी फाइंडिंग्स आ जाती हैं। इसीलिए आज हमारे प्रोग्राम में दो लोगों ने हमें, जो जिनकी फील्ड रेडियोलॉजी है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एक तो डॉक्टर साहबा है और एक ऑनर है एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, वन स्टेप के। वो आज हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि रेडियोलॉजी की क्या अहमियत है और रेडियोलॉजी कोरोना में क्या अहमियत रखती है और क्या क्या SOPs होती हैं अगर आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिया ने, जो MBBS हैं एंड FCPS हैं रेडियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा हमें जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो ऑनर है वन स्टेप डायग्नोस्टिक सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू इन माय प्रोग्राम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि संडे वाले दिन आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। सर, आपका भी थैंक यू कि आप संडे वाले दिन हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। हमारा आज टॉपिक है रेडियोलॉजी एंड एक्सरे इन दिस पेंडेमिक। कोरोना के मरीजों में एक्सरे की क्या अहमियत है, क्या वर्थ है, क्या रोल है। और अगर किसी को भी लाइक कोरोना डायग्नोस हो रहा है, यानी कि उसको सारे सिम्टम्स कोरोना वाले आ गए हैं और उसका टेस्ट नेगेटिव आया, तो चेस्ट एक्सरे कितनी जो हेल्प आउट करता है किसी भी फिजिशियन को कि अब इसका जो ट्रीटमेंट है हम कोरोना वाला ही करेंगे। वैसे तो बहुत सारी लैब्स भी हैं, LDHP है, फेरेटिन भी है, इसके अलावा आपका CBC है, उसमें भी हम फाइंडिंग्स देख रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जिसमें हमें मिल जाती है पिक्चर, D डायमर है जिसमें। बट एक्सरे जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे आपने करवाया और मिल गया। अब सस्पेक्टेड केस भी है और अब हमें पता चल गया भाई ये तो कोविड पॉजिटिव केस है, चलो अब इसको कोरोना वार्ड में रखना है। तो कितना मतलब अहमियत रखता है, जरा ये बताइएगा, क्या रोल है एक्सरे का? देखें, कोरोना वायरस जो एक एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है वो अभी एक नया है और इससे हम डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें नई लर्न कर रहे हैं। और जो पिछले कुछ अरसे में जो हमने पेशेंट्स देखे हैं, उसके बाद जो हमने कुछ चीज़ें लर्न की, उसमें जो है हमें पता चला कि एक्सरे का और रेडियोलॉजी का बहुत रोल है। ना सिर्फ लैब फाइंडिंग्स बल्कि एक्सरे भी और CT स्कैन्स भी बहुत इसमें एक रोल रखते हैं। तो एक्सरे का एक ये रोल है कि जब पेशेंट्स में फॉर एग्जांपल क्लिनिकली हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कोरोना वायरस डायग्नोस मतलब करते हैं उसको, अगर वो किसी सिम्टम जैसे कि कफ के साथ आ जाए या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ जाए, फीवर वगैरह के साथ आ जाए, तो आजकल ज़्यादातर डॉक्टर्स बस इसी को फर्स्ट अपनी डिफरेंशियल में रखते हैं और उसके बाद फिर लैब्स पे जाते हैं और साथ ही चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में हमारे पास या तो चेस्ट इन्फेक्शन के साइंस आते हैं, कोई नमूनिक पैच अगर आ जाए तो वो ज़्यादा उसके लिए मतलब ज़ाहिर है हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हो सकता है कि कोविड है। क्लिनिशियन का काम तो ये होता है ना कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करे, कि लैब्स के थ्रू, क्लिनिकली भी और रेडियोलॉजी के भी थ्रू। तो इस तरह से हमें चेस्ट एक्सरे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इससे गैदर करती है और हम एक कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं कि पेशेंट को, कि जो हमारी माइंड में एक डिफरेंशियल आए वो पेशेंट को वही डिजीज़ है। बिल्कुल सर, आप जरा ये बताएंगे, जैसे कि आप मैडम ने बताया, डॉक्टर साहबा ने बताया कि एक्सरे बहुत अहमियत रखता है, फौरी तौर पे हमें पता चल जाता है। अब लेट सपोज कोई पेशेंट आपके पास एकदम आ गया, कोविड पॉजिटिव के साथ आ गया, आपकी लैब में आ गया, तो सबसे पहले जो है वो आप कौन कौन सी SOPs को फॉलो करवाते हैं उससे? मेरे लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे मेरी बात हुई थी। SOPs को तो हम फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए हमें। सबसे पहले पेशेंट आया, हमें पता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो हम, जो मेरा स्टाफ है, मेरे टेक्नोलॉजिस्ट है, जितना भी हमारा टोटल जो ओवरऑल स्टाफ है, वो सारा उस चीज़ को फॉलो करता है। उसकी एंट्री हुई पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, बताते हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। उसके बाद फिर हमने कोविड
जब पेशेंट नीचे हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है तो मेरा जो मैनेजर्स हैं वो उसको ये कंफ्यूज नहीं होते कि जी ये कोविड का पेशेंट है तो हमने एक्सरे में घबरा करवाते नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी SOPs को फॉलो करते हैं। उसमें हमने कोविड ड्रेसेस दिए हैं अपने स्टाफ को। इधर बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके पास ड्रेस नहीं होता, हम उनको भी प्रोवाइड कर देते हैं कि नहीं यार उसके साथ जो फैमिली अटेंडेंट है वो भी ईजी रहे और हमें भी उसका कोई लॉस ना हो और आपके जो स्टाफ हैं उनको भी जो है इन्फेक्शन ना फैले। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने चेस्ट एक्सरे से रेलेवेंट, सिटी स्कैन से रेलेवेंट, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव मौजूद है। आप लोग लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है और किसी की ARDS वाली पिक्चर हो जाती है, निमोनिया वाली पिक्चर हो जाती है, तो फिर वो होता यह है कि एज अ क्लिनिशियन, एज अ लाइक एक ICU केयर में पेशेंट का रिपीटेडली एक्सरे करते रहते हैं। हम ये देखते हैं कि कहीं निमोथोरेक्स तो नहीं हो रहा, या फिर पल्मोनरी एडिमा में तो नहीं चला गया पेशेंट, या तो फिर जो है वो एम्बोलिज्म नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कितने टाइम हम इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं उसमें हम ये रिपीट करते हैं एक्सरे, कितनी बार कर सकते हैं? क्योंकि आपकी फील्ड रेडियोलॉजी है और रेडिएशन से भी इसका थोड़ा बहुत होता है कि हो सकता है कि बार बार रिपीटली एक्सरे करने से क्या रेडिएशन ना लग जाए पेशेंट को। और दूसरी जानिब ये भी है कि कितनी देर तक चेंजेस आती हैं? देखिए, ये एक्चुअली सिर्फ रेडियोलॉजी पे नहीं, हम क्लिनिकली भी पेशेंट को असेस कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ साथ हमारी जो क्लिनिकल हमारी जजमेंट होती है उसके हिसाब से भी हम अपनी रूटीन की जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है उसको हम मतलब ऑर्डर करते रहते हैं कि हमारे पास टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पेशेंट जो है क्लिनिकली लग रहा है कि वर्स होता जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि हमें एक्सरेज चाहिए और आपको उसमें पेशेंट्स की जो फाइंडिंग है वो आपको जो है वो मतलब लग रहा है कि वो भी ख़राब हो रही है, तो फिर ज़ाहिर है आप दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। पर मैम कितनी देर तक क्लिनिकल जजमेंट ज़्यादा मतलब होती है? ओके, 24 आवर में करना चाहिए। जैसे अब एक एक्सरे कर लिया, उसमें चेंजेस आए, तो फिर 24 आवर के बाद या 48 आवर्स के बाद कितनी देर तक सिग्निफिकेंट चेंजेस आती हैं? मैं कहूँ 1 से 2 दिन बाद जो मेरा अंदाजा है कि वो करना चाहिए। मतलब 48 आवर्स तक जो है वो रिपीट करना चाहिए एक्सरे अगर कोई भी आ गया। और सिटी स्कैन का क्या रोल है? क्योंकि सम टाइम जो है फिजिशियन डायरेक्टली सिटी स्कैन की बात कर जाते हैं। जी, सिटी स्कैन की तो काफ़ी हाई रेडिएशन डोज है कंपेयर टू एक्सरे। सही तो सिटी स्कैन हम इतना ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाते। ऑब्वियसली वो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है, वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, चेस्ट एक्सरे की कॉस्ट कम है, उसकी रेडिएशन डोज ज़्यादा है, इसकी इतनी नहीं है कंपेयर टू सीटी। तो सीटी हम इतनी दफ़ा रिपीट नहीं करवाते हैं जितना कि हम एक्सरे फिर भी हम रिपीट करवा सकते हैं। पर सिटी स्कैन में तो ये होता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है तो फिर उसको हम बार बार, बट काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो सिटी स्कैन की तरफ ही जा रहे हैं कि आप जो है अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसका आप सिटी स्कैन करवा लें, उसमें देख लें। HRCT करवाते हैं, HRCT करवाते हैं। सर कितने इतने पेशेंट आते हैं, कितने आपके पास लिमिटेड? मैं जो लास्ट वीक गुजरा है मेरे पास पूरे वीक में तकरीबन 50 के करीब पेशेंट HRCT के हैं। 50 के करीब? 50 के करीब, ओके। उसमें बाज़ को कोरोना होकर ख़त्म हुआ तो उनका जो कंसल्टेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने HRCT कराया, उसकी स्कोरिंग, ब्रेथ स्कोरिंग कितनी है, उसके लंग्स की क्या पोजीशन है। तो हाँ, तकरीबन 50 के करीब आए हमारे पास। 50 के करीब आपके पास पेशेंट्स आए हैं। मींस के फिजिशियन आर लाइक सजेस्टिंग द सिटी स्कैन। तो सर क्या डिफरेंस है अगर आप सिटी स्कैन और एक्सरे की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में आपको जाके पता चल जाता है? मैंने बात बताई ना भी आपको कि एक्सरे और सिटी स्कैन में फ़र्क तो है, एक तो कॉस्ट का प्लस रिजल्ट का, और उसकी रेडिएशन भी सिटी स्कैन में ज़्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की इस वक्त क्या कंडीशन है कि उसका जो फिजिशियन है वो क्या चाह रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट ने PCR करवाया, ठीक है, उसका कोविड पॉजिटिव आ गया, देन साथ ही उसका फिजिशियन कहता है गो फॉर चेस्ट एक्सरे, ठीक, तो चेस्ट एक्सरे उसका हो जाता है। आफ्टर 15 डेज जब वो आइसोलेशन में चला जाता है, दोबारा वापस आता है, लेकिन बीच में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको ब्रेथनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अपने कंसल्टेंट को कॉल करते कहते हैं नहीं आप ऐसा करें, आप फौरन जाके ना सिटी स्कैन करवा लें। तो जब वो सिटी स्कैन कराता है तो उसमें जब हम रिपोर्ट देते हैं, एक उसकी ब्रेथनेस की लंग्स की स्कोरिंग होती है, किसी की उसमें एक रेंज है, वो रेंज हमारी रेडियोलॉजिस्ट ही बता सकती है ज़्यादा, लेकिन जब उसमें फ़र्क आता है तो फ़ौरन उसका फिजिशियन उसको कहता है नहीं भाई अब आप ये करो,
ये फायदा है सिटी स्कैन का इस स्टेज के ऊपर। ओके मैम जरा ये बताइएगा कि जिसे एज़मा है और सीओपीडी का पेशेंट है और फिर उसको कोविड पॉजिटिव भी हो गया है, तो उसमें फिर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि उसमें तो फिर ऑब्वियस ये बात है, लंग्स जो है वो मैसी आ रहे हैं, उसमें इन्फिल्ट्रेट भी आ रहे हैं, तो आप या तो फिर हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट से कि आपको प्रीवियसली कोई ऐसा इशू तो नहीं रहा है एस्थमा का या फिर लंग फाइब्रोसिस का, फाइब्रोस बन जाते हैं बेसिकली लंग्स के अंदर, तो कैसे जो है फिर आप डायग्नोस करते हैं, किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं? बेसिकली जो कोरोना वायरस जो है एक नई डिजीज़ है और उसके सिम्टम्स जो हैं वही नमोनिया पैचेस हमें मिलते हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ मिलती हैं हमें, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट, इंटरस्टिशियल थिकनिंग्स मिलती हैं। तो इसी तरह जो है बाकी जो नमोनिया के पेशेंट्स हैं उसमें भी आपको इसी तरह की कुछ मिलती जुलती फाइंडिंग्स मिलती हैं, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम अब सीटी स्कैन होने लग गए हैं और हम जो है उनको स्टडी करते चले जा रहे हैं। पहले तो इस पर स्टडीज़ ही नहीं थी ना, तो अब हम इनको देख रहे हैं रोज़ और इन पर स्टडीज़ होने लग गई, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें डिफ्रेंशिएटिंग उसमें पॉइंट्स नज़र आने लग गए हैं कि क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं ज़ाहिर है, तो उनमें ये नमोनिया पैचेस, ग्राउंड ग्लास शैडोइंग, ये सब फाइंडिंग्स जो है हमें, इंटरस्टिशियल थिकनिंग, ये सब फाइंडिंग जो है वो ज़्यादा हमें मिलती है। और एस्थमा और जो सीओपीडी के पेशेंट में ज़्यादातर हम शुरू में एक्सरेस करवाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत दफ़ा एक्सरे चेस्ट नॉर्मल भी आता है, ठीक है। तो ये जो है हम क्लिनिकली पहले ज़ाहिर है वो पेशेंट हम हिस्ट्री भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक रोल है हिस्ट्री का हमारी मेडिसिन फील्ड है ना, कि आप उसकी पहले हिस्ट्री लें, आपको पता चले कि पहले से तो पेशेंट इन मसाइल में मतलब उसको नहीं थे, और ये कोविड-19 तो फौरन अभी एकदम से पेशेंट जैसे प्रेजेंट करता है ना, कि कुछ 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और फिर उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो और एकदम से फिर हो सकता है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता भी, आप जाके जो है उसकी स्कैनिंग वगैरह कराते। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, बट मेरे ख्याल से अगर किसी को एक बार हो जाता है और उसके लंग्स डैमेज हुए भी हैं तो वो यानी इरिवर्सिबल डैमेज नहीं होता, लंग्स ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंगस्टर्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है भी, फॉर अ टाइम सर्टेन टाइम पीरियड उनके लंग्स डैमेज हुए, थोड़ा बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू हुआ, पर वक्त के साथ साथ जो हीलिंग होती रहती है। तो अगर एक बार किसी ने करा लिया, वो अगर हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गए, तो दोबारा कब रिपीट कराना चाहिए, कितने दिनों तक, 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर? मेरे ख्याल में ज़्यादा रोल तो इसमें हमारा जो है लैब्स फाइंडिंग का ही है, कि हमें एंटीबॉडी टेस्ट चेक करना चाहिए कि वो अगर आपकी नेगेटिव आ जाए तो दैट्स गुड, वेरी नाइस आंसर इट, कि अगर आपका एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आ गया है, आप कोविड जो है वो इम्यून हो गए, उसके बाद अगर आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं तो वो ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो ऑलरेडी आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर उसके बाद अगर आप रिपीट कराते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव अगर आ गया, आपका पीसीआर पॉजिटिव आ गया, तो दोबारा बंदा डिप्रेशन में इससे बेहतर ये कि आप एक बार एंटीबॉडी लेवल देख लें कि आपके बन चुके हैं क्लिनिकली, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल बेहतर हो गए। बिल्कुल, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कोविड-19 के एक्सरेस की, रेडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिटी स्कैन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें आपके जो एक्सरे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, किस तरह हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह जो रिपीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही थी रिगार्डिंग द एक्सरेस। अगर आप लोग भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं एक्सरे से रेलिवेंट, कोविड के पेंडेमिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन, तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे लाइव नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। जी सर, आप बताइएगा कि आपके पास एंटीबॉडीज का हमने जिक्र किया था कि एंटीबॉडीज के कितने पेशेंट आते हैं, और क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चीजें पता चलना शुरू हुई। लोग पहले सिर्फ एक ही चीज को जान रहे थे, वो था कोविड का पीसीआर, कि बस पीसीआर करवाओ, फिर एक बहुत अरसे तक टाइम पीरियड 15-20 दिन गुजरने के बाद वो रिपीट करवाते थे। अब जो है वक्त के साथ साथ, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि स्टडीज हो रही हैं, चीजें आ रही हैं हमारे सामने, पता चल रहा है हमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें वक्त के साथ साथ पता चल रही हैं। तो आप लोग ना, एक चीज उनको समझ आ गई है जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब वो ना पीसीआर जो एसिम्प्टोमेटिक भी थे, जिनको मतलब सिम्टम्स भी नहीं थे, तो अब वो पीसीआर की तरफ नहीं जा रहे। अब लोग एंटीबॉडीज टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि लोगों का थोड़ा बहुत ये होता है कि माइंड कुछ डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ गूगल से इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ जो है वो मतलब के यहाँ वहां से पढ़ लिया, इधर उधर डिफरेंट तरह की मतलब एक होता है कि
इंफॉर्मेशन गैदर करके और फिर वो लोग अपने टेस्ट कराने जाते हैं। तो एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो IgM IgG 2 चीजें होती हैं। तो बड़े लोग अब इंटरेस्टेड हो गए इसमें। कितने टेस्ट आते हैं आपके पास? हमारे पास बेसिकली वन स्टेप डायग्नोस्टिक में हमारे पास है लेबोरेटरी ईसा लैब। पहले लोग सिर्फ PCR की तरफ ही जा रहे थे, आप ठीक कह रही हैं। अब हमारे पास 3 किस्म के टेस्ट होते हैं। स्टार्ट होता है एक एंटीबॉडी नॉर्मल जो है अलीजा मेथड है, सेकंड IG और IM होता है, थर्ड हम PCR करते हैं। तो अब जब से लोगों को इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई है कि नहीं भाई डायरेक्ट PCR नहीं करवाना, तो एंटीबॉडीज कराने हमारे पास डेली के लैब के अंदर तकरीबन 50+ पेशेंट आते हैं। अच्छा, 50+? डेली जी। ठीक है, एक कॉलर को भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। शफकत बात कर रहा हूँ कराची से जी। वालेकुम सलाम। मुझे पॉजिटिव आ गया था, 12 दिन हो गए आइसोलेट हुए हुए। ठीक है। और 2 दिन बाकी है भी। तो सिर्फ मेरे बलगम का थोड़ा प्रॉब्लम है, जो अभी कल परसों से हुआ है। ठीक है। बलगम थोड़ा मुश्किल से निकलता है। ठीक है। तो 14 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराऊंगा तो दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा सर, आपको कोई और सिम्टम्स हैं? मतलब और कोई सिस्टम नहीं है। और कोई सिम्टम, सिर्फ आपको स्प्यूटम की शिकायत है कि बलगम आ रहा है। तो आपका सवाल ये है कि दोबारा कब टेस्ट करवाएं एंटीबॉडीज? वो तो 2 दिन बाद कराऊंगा मैं, 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैंने आइसोलेट कर लिया अपने आप को 14 दिन के लिए। सही है। लेकिन बलगम का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या बलगम अगर क्लियर नहीं होता तो क्या दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहबा, जैसे उन्होंने पूछा कि स्प्यूटम इनका बहुत थिक है और आता रहता है बार बार, तो इसके लिए क्या करनी चाहिए? क्या स्टीम लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए? स्टीम का बहुत रोल है हम इसमें ना। इसके अलावा जो है, अगर उनको बलगम ज़्यादा आ रहा है, तो अगर उनको ये लग रहा है कि उनके सिम्टम्स खराब हो गए, मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे स्प्यूटम की शिकायत है। तो मेरे ख्याल से तो इनको जो है स्टीम लेनी चाहिए, कफ सिरप लेना चाहिए, कफ जो कि प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट कर सके। इसके अलावा मेरा ख्याल में इनको जो है ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ज्यादा रहना चाहिए। कंजर्वेटिव मल्टीविटामिन लेने चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, और अगर एंटी एलर्जिक हैं वो भी ले सकते हैं। एक और कॉलर को भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे जो है सिम्टम्स हुए शुरू में ना, कोई जाहिर कोरोना के हवाले से पूछना आपसे। जी जी। यानी शुरू में 4 दिन जो है मुझको बॉडी में पूरा पेन हुआ, लेकिन कोई ऐसा ना बुखार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब टेस्ट करवाया तो उसमें जो है मुझे कोरोना जो है पॉजिटिव आया। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद ये हो रहा है कि मेरे वो जो अलामात हमें बताई जाती हैं टीवी के हवाले से कि भाई आपके जो है बुखार होगा, इसके अलावा जो है बॉडी में पेन ज्यादा होगा, आप पूरा कपा रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। उल्टा ये हुआ कि मेरे साथ ये जो है मुंह का जायका खत्म हो चुका है, ना स्मेल नहीं आ रही। सही है। ठीक है। लेकिन मैंने अपने आप को जो है आइसोलेट कर दी ना, बिल्कुल आइसोलेट मैं कर चुका हूँ अपने आप को। अच्छा, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, या फीवर हुआ है आपको? नहीं, फीवर नहीं हुआ ना। मुझे ये तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब 4 दिन पहले मुझको जो है ये चीजें हुई कि क्या उसका नाम, मेरी बॉडी में पेन हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कोई बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके, सही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहबा। एक्चुअली ये जो पहले जो हमारे पास जो सिम्टम्स आए थे ना, पेशेंट्स पहले ज़्यादातर जो है ना रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ काफ़ी डायग्नोस हुए थे। अब साथ साथ जैसे ये इन्होंने सिम्टम बताया कि आपको स्मेल नहीं आ रही है, मुंह का टेस्ट ख़राब हो रहा है, वो सिम्टम्स भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो बहुत से पेशेंट्स हैं वो गैस्ट्रिक अपसेट के साथ भी आ रहे हैं। तो ये पेशेंट्स हैं डिफरेंट मतलब क्लिनिकली तरह से डायग्नोस हो रहे हैं, डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ वेरिएशन आ रही है सिम्टम्स की। बिल्कुल सही बात आपने बताई कि किसी को बुखार आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा, किसी को बहुत दिनों तक चल रहा है, पूरे 15 to 18 डेज तक उनको 99 फीवर चल रहा है, और किसी को जो है वो बिल्कुल कोई चीज नहीं जाहिर हुई। इवन उनका कुछ तो लोग ऐसे भी थे जिनको पॉजिटिव था, पर उनका स्मेल और जो एक टेस्ट सबसे इनिशियल सिम्टम जो होता है उसमें भी चेंजेस नहीं आई है। तो बस इनके लिए यही है कि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें, विटामिन लेते रहें, स्टीम अगर उनको स्प्यूटम का प्रॉब्लम है या फिर कफ ज्यादा है तो स्टीम लेते रहे। ये सारी चीजें जो है वो थोड़े से हेल्प आउट कर सकती हैं। वैसे स्टीम का क्या रोल है डॉक्टर साहब? कितना मतलब लेना, कितने टाइम तक ले सकते हैं, कितने ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? स्टीम जो है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स है ना। एक तो ये कि हमारे जो है, जैसे हमारे पोल्यूशन है
तो उसके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे एनवायरनमेंट में अच्छा। ना, कि हमारे जो साइनसेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आजकल तो जाहिर है कि ज़्यादा ये मसला बढ़ा हुआ है, तो स्टीम जो है वो लेना बेनिफिशियल बहुत है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कितने टाइम ड्यूरेशन तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, कितने मिनट तक आप स्टीम ले सकते हैं? ये तो मेरे ख्याल में कोई इसका वो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी देर जितना बेयर कर सको, जितना बेयर कर सको। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बहुत सारी जो है चीजें भी फैला रहे हैं, स्टीम में भी बहुत सारी टोटके वोटके, उसके भी मैं आपसे इस सवाल की तरफ भी आऊंगी। मैं एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नुमान अख्तर बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि हमारे यहाँ जो एक मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो अपने वालिदैन के यहाँ गई हुई थी, तो उनके यहाँ जो है ना वो बंदा डिटेक्ट हुआ है, मतलब उनकी वालदा जो है अफेक्ट हो गई है। अब उसकी वजह से उनके घर में तकरीबन सब लोग ही अफेक्ट हुए हैं। तो वालदा का जो हमने PCR करवाया है तो वो पॉजिटिव आया है। तो मेरी वाइफ भी वहाँ है, वो प्रेग्नेंट भी है। तो अब ये पता करना है कि उनका हमने एंटीबॉडी करवाया तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आया, तो अब उनका PCR भी करवाना है, क्योंकि हमें ये तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं, उनका एंटीबॉडी IgG पॉजिटिव आया है, IgM पॉजिटिव आया है? एंटीबॉडी, अच्छा, जो मैंने टेस्ट करवाया तो उसके नीचे लिखा है कि IG और IgM दोनों जो है ना वो डिटेक्टेड है। ठीक है, IgM और IgG, अगर IgG डिटेक्टिव है तो इट मींस कि अब तो वो इम्यून हो गई है। सिम्टम्स कोई आए हैं उनके? सिम्टम्स नहीं आए, क्योंकि एक हफ्ते से वो वहीं पे थी। एक हफ्ते के दौरान मतलब समझे 10 दिन हो गए हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। उनकी वालदा को सिम्टम्स थे, तो वालदा की वजह से मुझे ऐसा लगा कि उनको भी ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो एक साथ रहती थी, उठती बैठती एक जगह, खाना पीना एक साथ ही था। तो उनका जो टेस्ट जो आया है वो IgM और दोनों डिटेक्टेड आए। अब मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मैं आया उनका दोबारा PCR करवाऊँ, क्योंकि PCR उस टाइम मतलब जब बंदे को शक हुआ, मैं तो कंफर्म है कि एक बंदा था अफेक्टेड, तो उसकी वजह से सारी अफेक्ट हुए होंगे। तो उनके घर में 2-3, उनका तो एक वालदा जो ज्यादा बीमार थी, उनका तो हमने PCR करवाया, वो पॉजिटिव आया। बाकी जो लोग थे उनका हमने यही एंटीबॉडी करवाया, तो एंटीबॉडी सबका जो है ना वो पॉजिटिव ही आ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आपका सवाल ये है कि अब आपको PCR रिपीट कराना चाहिए या नहीं? जी डॉक्टर साहिबा। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गई हैं और उनको क्लिनिकली भी जो है वो स्टेबल हैं, कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं कर रही हैं, तो वही थोड़ा बहुत लोगों के अंदर वहम की बीमारी भी हो गई है। बार बार टेस्ट करवा रहे हैं, बार बार अपने एंटीबॉडीज करवा रहे हैं, बार बार PCR करा रहे हैं। ये भी थोड़ा बहुत क्लिनिकली कुछ साइकोलॉजिकली बंदा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फोबिया हो जाता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। जी, मैं स्टीम की बात कर रही थी। काफी लोग कहते हैं कि स्टीम के अंदर मतलब मुझे तो खैर नाम याद नहीं है, जड़ी बूटियां डाल के और स्टीम लें, क्या इसका क्या रोल है? क्या डालनी चाहिए? सिंपल पानी से ही स्टीम ले सकते हैं? सिंपल स्टीम आप ले सकते हैं। वेंटोलिन का रोल होता है कि आप वेंटोलिन इसमें डालें उसके पानी के अंदर। जी, नॉर्मल सलाइन के साथ हम कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप खुद, जैसे आप नॉर्मल पानी के साथ जब आप करते हैं तो वो आप खुद करें, लेकिन अगर आप डॉक्टर के ज़्यादा अगर आपके सिम्टम्स बढ़े तो आई वुड रिकमेंड कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो जो सजेस्ट करें फिर आप करें। यानी कि उसमें जड़ी बूटियां डाल दें या अपने आप वेंटोलिन यूज़ कर लें या कुछ और यूज़ करें, क्योंकि हर जड़ी बूटी जो होती है उसका भी अलग इफेक्ट होता है ना। जैसे कि सना मक्की जो है वो एक इस तरह की है जड़ी बूटी जो बहुत शुरू में आया था कि भाई वो खा लें तो ठीक हो जाएंगे, बट मसला ये कि उसका एक रोल तो ऐसा है कि वो बिल्कुल गैस्ट्रिक अपसेट कर देता है, स्टमक आपका अपसेट हो जाता है बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रख रहा होता है। स्टीम के हवाले से मैं एक चीज़ कहूँगा, ख़ास तौर पे जो हमारे बाइक वाले हजरात हैं, सारा दिन जॉब पे होते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए स्टीम बहुत अच्छी है। वैसे भी रूटीन वाइज उनको लेनी चाहिए, हम तो लेते ही हैं, लेकिन जो बाइक वाले हैं पोल्यूशन और उसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने साइनसाइटिस का कहा है, आप रात को जब घर पहुंचे शावर के बाद एक दफ़ा स्टीम ले लें तो आप बिलीव नहीं करेंगे कितना इजी, हल्का फील करेगी आपकी पूरी बॉडी। और स्टीम का बहुत अच्छा रोल है। इधर कोविड में तो अभी स्टीम आना शुरू हुई है ना, तो पहले से भी लोग लेते हैं तो लेनी भी चाहिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी अच्छा, मतलब खासतौर पे जो बाइक वाले हैं तो सर कितने टाइम तक ले सकते हैं? 1-2 बार? नहीं, घर जाए रात को शावर लेने के बाद 2 से 3 मिनट लें, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे जी। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी बहुत हमारे स्टीमर का लोग ये कॉन्सेप्ट है कि जी पतीला लेते हैं, भाप ली, उसके ऊपर सर रखा तो स्टीम ले, वो ज़्यादा तेज़ होती है। एक नॉर्मल स्टीमर आता है 1500 रुपये का मिलता है, या आई थिंक 2000 रुपये तक का मिलता है। वो आपकी एक तो फेस को भी बड़ा सेफ रखता है और स्टीम लेते हुए बड़ा अच्छा फील होता है आपको।
उस स्टीमर से। ठीक है, गर्म पानी से 15 से 20 मिनट तक ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट नहीं डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके फाइन, वही तो मैं कह रही हूँ टाइम पीरियड बता रहा हूँ। कुछ लोग बहुत फोबिक होते हैं, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि हम कितनी देर तक स्टीम लें, बर्दाश्त जितना बेरेबल हो उतना, मतलब कोई नुकसान तो नहीं है, स्टीम के फायदे, ये नुकसान नहीं है। ठीक है, एक कॉलर भी शामिल करते हैं, अहमद दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो मेरी पूरी फैमिली को ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को, और मुझे कोविड का हुआ था इशू। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे तो बहुत 8वें-9वें दिन मुझे शदीद खांसी हुई थी। उसके बाद मैंने मुसलसल स्टीम ली तो मैं ठीक हो गया, उस रात को मैं ठीक हो गया, लेकिन वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। ठीक है, अब मुझे जाना नहीं पड़ा हॉस्पिटल, अल्लाह का शुक्र है। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन अब मुझे ये होता है कि शाम के टाइम पे ना मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थोड़ी सी हो रही होती, लग रहा था कि सांस मेरा रुक रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये जब मैं सो के उठता हूँ तो इट इज नॉर्मल नाउ। और मैं उसके लिए जो है कोई डॉक्टर को तो मैंने नहीं दिखाया अभी तक, तो मुझे ये पूछना है कि क्या मुझे उसके लिए कोई दिखाना पड़ेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज सर्कुलेट करी कि 3 महीने के बाद ये अगर आप जो आपके एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो आपको बचा रही होती हैं, ये दोबारा से आपको फिर हो सकता है कोरोना। तो क्या इसमें कुछ सदाकत है या ये वैसी चीज है कुछ? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसके लिए मैं थोड़ा से अपना सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, कोरोना वायरस जो है ये ऑलरेडी बहुत पुराना वायरस है। ये बहुत अरसे से अपनी शक्ल चेंज करते हुए, म्यूटेट होते होते आता रहा है। 2002 में ये चाइना के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था, वुहान में ही। उस वक्त ये सार्स और मार्स के नाम से फेमस हुआ था, और उसमें भी कोई डेथ रेट, फैटेलिटी रेट जो था वो 30%, फिगर्स मुझे याद नहीं है, पर ये म्यूटेट होता है। जिसको ये वाला कोरोना वायरस हुआ है, जो आजकल अभी जिसकी वबा फैली हुई है, वो तो उसको दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। अगर नया कोई वायरस आ जाता है या कोई और म्यूटेशन हो जाती है तो हो सकता है, बट अभी जो वबा फैल रही है उसमें जिसको एक बार हो गया वो तो इम्यून हो गया है इसमें। जी डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इफ आई से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट, कि जिनको अगर ये वाला जो आजकल पैंडेमिक फैला है, इसमें क्या दोबारा हो सकता है या नहीं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से है ये कोरोना वायरस तो बहुत पहला, यानी हम कब से इसके बारे में ज़ाहिर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो अब इसमें म्यूटेशन हो गई और जो इसकी जो इसकी बढ़ गई है डेंजरस इसका जो पार्ट है, तो उस हिसाब से अब जो हम जो इम्यूनिटी डेवलप जो कर जाते हैं, उनको मेरा ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ती कि दोबारा से उनमें चांस। बिल्कुल, एक कॉलर को भी शामिल करते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी, मुझे ही पूछना था, मैंने पीसीआर रिपोर्ट कराई थी 11 जून को, और 17 दिन के बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट मेरी आज से पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मजीद क्वारंटाइन करना है, और उसके लिए मुझे क्या एहतियात करनी है, कितने दिन करना है, प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है, अच्छा, आपको कोई सिम्टम्स हैं, इन्फेक्शन के सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कॉफ हो रही है, फीवर हो रहा है, आपको मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन जो हो रहा होता है, ये सब कुछ हो रहा है, या आप एब्सोल्युटली फाइन है जैसे आपका पीसीआर पॉजिटिव आ गया है? पीसीआर पॉजिटिव आया है, बॉडी में पेन है, घुटनों में, कमर में दर्द है, जबान का जायका मेरा अभी स्मेल मुझे महसूस नहीं हो रही किसी चीज से। अच्छा, ठीक है, जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहबा, इनकी जो है जवाब की जानिब चलते हैं, पर एक ब्रेक भी लेना है हमें। चलते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहें हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आसान है जी डॉक्टर साहबा, अब सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो सवाल था कि पेशेंट का, कि किस तरह जो है वो उनको करना चाहिए, पीसीआर करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी जैसा कि इन्होंने डिस्कस किया कि इनका पीसीआर पॉजिटिव आया है और इनको बॉडी एक भी है और इसके अलावा पेन की कंप्लेन भी बता रहे हैं, तो इस हिसाब से तो इनको ज़ाहिर है अभी अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ताकि वो ना अपने आप को दूसरे लोगों को उनकी वजह से इन्फेक्ट हो और वो ज़ाहिर है अपने आप को भी सेफ रखें इस तरीके से। बिल्कुल, यानी कि अभी भी इनको जब सिम्टम जाहिर हैं तो ये अपने आप को आइसोलेशन में रखें। इनका सवाल ये था कि क्या मुझे आइसोलेशन ब्रेक कर देना चाहिए नहीं। या तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? अभी तो इनको फिलहाल, क्योंकि अभी तक भी इनको सिम्टम्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, अच्छा, पीसीआर भी पॉजिटिव है, तो ज़ाहिर ये अगर बाहर जाएंगे तो दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे, तो इनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। आइसोलेट करना चाहिए। जी सर, आप बताइएगा जरा कि जो सीबीसी बाकी और जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब एलडीएच है, फेरेटिन है, ये सारे भी तो टेस्ट लोग बहुत करा रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो अब हर कोई ये जान गया है कि कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने टेस्ट करवा रहे हैं लोग, कितना, यानी अवेयरनेस के बारे में मालूम करना चाह रही हूँ कि लोगों को कितना पता चल चुका है कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? बहुत ज्यादा पता लगा है लोगों को, ठीक है।
और स्पेशली ये जो कोविड जब से आया लोग ये आपसे जो भी डिस्कस हुआ थोड़ी देर पहले IgM PCR और दूसरा जो एंटीबॉडी कराना ज़्यादा ये करा रहे हैं, प्लस CBC भी करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और लोगों को जो बगैर कंसल्टेंट के डिस्कस की खुद आ जाती थी हमारा चेस्ट एक्सरे करें, ये भी अब एक स्टार्ट हो गया है। अच्छा। पहले नहीं था ये, ठीक है। अच्छा। अब जैसे एक पेशेंट आए मेरे पास, वो कहते हैं जी सर मैं जब गया था फर्स्ट टाइम इंडस में गया तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट नहीं किया, मेरा डायरेक्टली चेस्ट एक्सरे किया। अब या तो उसके सिम्टम्स ऐसे थे तो मेरे पास दोबारा वो रिपीट कराने आ गया चेस्ट एक्सरे। तो लोगों को डेफिनेटली नहीं, बट सर ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स में यही है कि फिजिशियन यही बात कर रहे हैं, जो बिग कोविड से रेलेवेंट फिजिशियन है उनकी एक ही बात है कि आपको फौरी तौर पे एक्सरे करवाना है, क्योंकि मैंने अभी अपने प्रोग्राम के इनिशिएटिव में कहा था कि CBC CRP फेरेटिन लेवल को आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली लैब्स की रिपोर्ट्स हैं, पर चेस्ट एक्सरे जो है वो आपका फौरी तौर पर जो है वो आ जाता है। और वो अच्छी बात भी है, अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो अच्छी बात है कि आके अपना टेस्ट करवा रहे। लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोगों के अंदर सेल्फ खुद इतनी जो है वो आगाही आ गई कि अब हम जाके अपना टेस्ट कराना अच्छी बात होती है। अच्छी बात है। इसमें हम आप लोग मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। इसमें आप लोगों का रोल ज्यादा है, हमारा रोल तो सेकेंडरी में, प्रायोरिटी पर आप लोग हैं। मीडिया ने जितना शऊर दिया आवाम को इस वक्त, मैंने पब्लिक को नहीं पता था, ठीक है। अब आप देखें, अब रोड पर जाए आपको लोग मिलते हैं मास्क लगाए हुए, एक अनपढ़ आदमी भी अब मास्क लगाता है। हम बड़ा शोर करते हैं जी नहीं जी हमारे मुल्क में SOPs फॉलो नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया ड्यू टू मीडिया। इसमें हम आपको क्रेडिट देते हैं, आप मीडिया लोग हैं, जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं उनका हम एज ए हम लोग डायग्नोस्टिक सेंटर वाले भी या जितने मेडिकल के लोग हैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। आवाम को शऊर है ऐसे जी, तो करना भी चाहिए हमें, और मीडिया के तवज्जुह से ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए आवाम को, और हम आपके साथ हैं हमेशा आवाम के लिए। और दूसरी बात ये है कि एक और चीज जो बार बार मैं अपने प्रोग्राम में कहती रही हूँ, लोगों को समझाती रही हूँ कि प्लीज खुदारा ऑथेंटिक चीजों पर जाएं। जो सोशल मीडिया पर इररेलेवेंट बातें फैली जाती हैं, जैसे अभी एक साहब का सवाल था कि वो जो 3 महीने के बाद दोबारा आपको कोरोना आ सकता है, इस तरह के खौफ और हरास वाली बातें ना करें। लोग ऑलरेडी जिनको कोरोना हुआ था, जो कोविड पॉजिटिव आए थे बेचारे, वो ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं। अब वो एक तकलीफ से गुजरे हैं कि उनको एक प्रॉब्लम हुई है, वो दोबारा अगर ये बातें फैलाएंगे जो इररेलेवेंट बातें हैं, तो ये सही नहीं है, किसी हद तक ये दुरुस्त नहीं है जब तक आपको पता ना हो, और अगर है भी तो ये बातें फैलाने की कोई शायद जरूरत नहीं है। भी मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास एक फैमिली के लोग आए, तकरीबन 5 लोग थे, फादर और उनके 3 बेटे और बेटी, वो पॉजिटिव था उनका, ठीक है, आइसोलेट हो गए। और हमारे पास वो आए जी हमने चेस्ट एक्सरे कराना है, तो मामी का मोस्ट वेलकम। उसके बाद उन्होंने अपने ब्लड टेस्ट भी कराए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता इंसान। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपने अपने माइंड में इसको वो हाइप क्रिएट नहीं कर देनी, साइकोलॉजिकल अपने आप को वीक नहीं करना। क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमारे पेशेंट से बातचीत होती रहती है, गपशप करते हैं, उसे पूछते हैं भाई तुम्हें कोविड हुआ, आज ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? तो पेशेंट कहता है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैं आइसोलेट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो हमने वही आप वाली बात की जी, जो सोशल मीडिया में जो खबरें आती हैं जी ऐसा कर लें, यूँ हो जाएगा, 3 महीने बाद ऐसा हो जाएगा, या सना मक्खी ले लें, या कुछ ये खा लें, यूँ खा लें, तो इन चीज़ों को पढ़ें ज़रूर, लेकिन उस पर अमल सोच कर करें। ऐसा नहीं है बल्कि अमल करना ही नहीं चाहिए, सोच कर भी नहीं, बट आप जाके पहले फिजिशियन से बात करें। मुराद ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, सर मैं ये काम करने वाला हूँ, डॉक्टर साहबा या डॉक्टर साहब क्या ये सही है? डेफिनेटली जो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर आपको कभी गलत नहीं बताएगा। ये तो हमने अभी जो मीडिया में था जी, पेशेंट को कोरोना हुआ तो अस्पताल वालों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा, बल्कि हमने काम भी किया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो एक जो सोशल मीडिया में जी अस्पताल जाता है पेशेंट तो वापस नहीं आता, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। जिन लोगों की डेथ हुई है खाली कोरोना की वजह से नहीं हुई, कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, कोई डायबिटिक का था, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब वो इतने अरसे से हार्ट को लेके चल रहा है, डेफिनेटली जब उसको OT में लेके जाएंगे उसका कोविड टेस्ट तो करेंगे वो। जी बिल्कुल, उसमें फायदा पेशेंट का ही है। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, इस्लामाबाद से हैं हमारे साथ नबील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे फादर और मेरी सिस्टर, शी इज अ डॉक्टर, तो इन दोनों को कोविड हुआ था और इनका PCR हुआ जिसका पॉजिटिव, अब माशाल्लाह नेगेटिव हो गया है। मुझे भी मीनवाइल सिम्टम्स आए थे जिसमें फ्लू था, कफ थी और कफ थी, फ्लू था, माइल्ड फीवर आया था और नेक पेन था और लॉस ऑफ टेस्ट था।
स्मेल था। लेकिन मैंने इस वक्त पीसीआर नहीं कराया, आफ्टर 3 वीक्स मेरा पीसीआर हुआ तो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव हो। ठीक है, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अब एंटीबॉडीज का टेस्ट कराता हूँ तो मुझे ये पता चल सकता है कि आई बीन अ विक्टिम ऑफ कोविड, और सेकंड थिंग ये कि उससे मैं आगे प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है मेरे। देखिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तो क्राइटेरिया होते हैं जिसके लिए वो आप जिनको जाएंगे अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे वही आपको बताएंगे। बट आईजीजी आईजीएम से रेलेवेंट हम डॉक्टर साहबा से पूछ लेते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं अपना एंटीबॉडीज कराऊं तो कैसे करवाऊं, किस तरह मुझे पता चलेगा कि मैं अब जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूं या मैं इम्यून हो गया हूं। देखिए, जैसे ये सिम्टम्स बता रहे हैं ना कि लॉस ऑफ टेस्ट था और प्लस इनकी फैमिली में घर में ही कुछ पेशेंट्स थे कोरोना के, तो उससे ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़ाहिर है कि हम एक पेशेंट को के साथ कोई मेंबर्स रह रहे हो जिनको कोरोना हो और ख़ुद इनको भी उसी किस्म के सिम्टम्स हो रहे हो, तो हो सकता है कि इनको माइनर सिम्टम्स हुए उसके बाद ये रिकवर कर गए हों। तो मेरा ख्याल में अगर इनको एंटीबॉडीज जब ये करवा लेंगे तो जब आईजीजी और आईजीएम आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकवर कर चुके हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, प्लाज्मा देना चाहें तो वो दे सकते हैं। बट आईजीएम फॉर करंट इन्फेक्शन होता है, बट आईजीजी का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आईजीजी डेवलप हो गया है, अब आप जो है इम्यून हो गए, अब जो है वो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट इसमें भी देखें, मैं अगेन अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात करना चाहूंगी कि एवरीथिंग इज इन ट्रायल, एवरीथिंग इज इन प्रोसेस, एवरीथिंग इज इन लाइक इन रिसर्च। रिसर्च हो रही है कोविड पर, रिसर्च जो है रेगुलरली चेंज हो रही है। WHO अपनी गाइडलाइंस चेंज करते रहे हैं। WHO जो है वो रेगुलरली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा है कि आप इस तरह आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए थोड़ा, या अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको कैसे बचना है, दूसरों को कैसे बचाना है, किस तरह जो है लाइफ को लेते चलना है। तो प्लीज़ अगर आप पॉजिटिव होकर नेगेटिव भी हुए हैं तो SOPs पर फिर भी अपना फॉलो करते रहें, अपना ख्याल रखते रहें, क्योंकि इससे ये होता है एक तो आप खुद भी सेफ रहते हैं, सामने वाला भी देखकर आपको खुश होता है कि भाई आपने मास्क वेयर किया हुआ है, अपने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो है आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है लोगों के सामने कि आप अपनी केयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरों की भी केयर कर रहे हैं। सर, आप ये इसी बारे में बताइएगा कि कोई मास्क वेयर करके अगर आपके सामने आ रहा है या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लोग जो इस चीज़ से बहुत कतराते हैं, घबराते हैं कि हम मास्क वेयर करेंगे तो भाई घबराहट हो रही है, हम नहीं पहन सकते बहुत देर तक मास्क। ये क्राउडेड जगह पर भी पहनते हुए लोग नहीं मतलब इस चीज़ को फॉलो करते। क्या मतलब रोल होता है दूसरे लोग, मैंने क्योंकि अब इस चीज को नोट करना शुरू किया है कि लोग अगर थोड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग होते हैं और वो ये देखते हैं कि सामने वाले शख्स ने मास्क नहीं पहना तो वो बहुत इस चीज को माइंड करते हैं। वो यही कहते हैं कि इनको अपनी तो परवाह नहीं है, ये हमें भी शायद इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देंगे। मैं आपको अपने डायग्नोस्टिक के हवाले से बताता हूँ। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, अब जो मेरे जो गार्ड है उसने मास्क पहना, बल्कि उसने तो पूरा ड्रेस पहना होता है, ठीक है। प्लस जब वो हमारे काउंटर पे आता है तो पेशेंट ने मास्क, साथ जो अटेंडेंट होता है बाज़ दफ़ा उन्होंने मास्क नहीं लगाया होता, तो हम उनके, जैसे मेरा स्टाफ है, हम उनको मास्क भी प्रोवाइड करते हैं। ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि उसको कोविड हो तो मास्क पहने। उसमें हो सकता है खुदा ना खासा जो उसके साथ पेशेंट है वो कोविड के, जो हमारा स्टाफ है उनका भी फ़ायदा है, जो साथ पब्लिक बैठी हुई है, दूसरे पेशेंट अटेंडेंट बैठते हैं उनका भी फ़ायदा है। मास्क ज़रूरी है। अब पढ़े लिखे के अलावा आपसे थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि मीडिया के तवज्जो से बहुत सारे लोगों को पता लग गया, आप रोड पे जाएं, बल्कि मैं आपको ऐसे एक जोक टाइप भी बात है, गाड़ी में था तो एक फ़कीर टाइप जो मांगने वाले नहीं होते, ख़ासतौर पर जो फूल बेच रहे होते हैं, अब उन्होंने भी मास्क लगाए, वो नॉक करते हैं गाड़ी को, पहना मास्क ही होता है, अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं रोड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब लोगों को पता लग गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग मास्क पहन रहे हैं। बाकी जो कुछ हमारी ऐसी आबादी है जहाँ समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डेफिनेटली हमने कोशिश करनी है, उसमें आप लोग या हम लोग हैं जिनको हम जानते हैं। अच्छा, एक चीज में जो बड़ी कमी आई है, जो आज से 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले लोगों का एक सवाल होता कि क्या ये कोरोना है, क्या वाकई कोरोना है। अब लोगों के अंदर थोड़ी बहुत आगाही आ गई, अब उनको समझ आ गया वाकई कोरोना है और बड़ा खतरनाक है। आगाही इसलिए आई है कि उनकी फैमिलीज में हुआ है, ठीक है। पहले वो कहते थे नहीं यार कुछ नहीं है, ऐसे ही है, एक कोई पॉलिटिकल मसला है या कोई दुनिया का कोई मसला है। बिल्कुल। सर, एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, हमारे साथ सना शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम सना है और मैं 29 ईयर्स की हूँ।
मेरा सवाल ये है कि मेरा 7 जून को जो है कोरोना पॉजिटिव आया था। घर में मेरे हस्बैंड को था, फिर मुझे हुआ। उसके बाद मैंने अपना मतलब 2-3 दिन पहले अपना टेस्ट कराया था रिकवरी के लिए, PCR कराया था, तो वो मेरा नेगेटिव आ गया। मगर जिस दिन मैं अपना टेस्ट करा के आई हूँ उसके रात से मुझे बहुत कफ थी, और अब जो है कफ तो रिलीफ हो गई है क्योंकि मैंने एजोमैक्स स्टार्ट कर दी थी। मगर अब ये है कि मेरा चेस्ट टाइटनेस और इस टाइप की फीलिंग है, मतलब पहले नहीं थी मगर अब क्योंकि मेरे 22 डेज पूरे। चेस्ट पेन होता है आपको? जी, चेस्ट पेन होता है, हैवीनेस होती है? बस थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मैं सीधा लेटती हूँ जब, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा चेस्ट टाइटनेस है। वैसे तो मतलब पेन तो नहीं है मेरे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी डॉक्टर साहबा। मेरा ख्याल में अभी भी इनको जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इनको जो है अभी भी अपने डॉक्टर्स के साथ जो है इन टच रहना चाहिए। उनको जो है अभी भी अपने बारे में थोड़ा कंसर्न लेना चाहिए। दूसरा इन्होंने पॉजिटिव बताया कि PCR इनका नेगेटिव है, हस्बैंड को भी था तो जी, तो PCR नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से इनको IgG करा लेना चाहिए कि ये इम्यून हो गई है या नहीं। अगर इम्यून हो जाता है बंदा तो थोड़ा बहुत उसका माइंड और भी पॉजिटिव हो जाता है। और कुछ मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल भी होता है कि आपको फील हो रहा होता है कि सांस पे तंगी हो रही है या आप परेशान हो रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत जो है साइकोलॉजिकल भी होता है। सिर्फ थोड़ा बताइएगा कि लोगों के अंदर जो खौफ और हरास है ये कैसे आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा फैल रहा है? खौफ और हरास पहले ज्यादा था, अब भी है, लेकिन कम हुआ है। कम हुआ है। उसमें फिर वही बात आ जाएगी, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, मीडिया का बहुत ज़्यादा उसमें वो है। अच्छा, सेकेंडली इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी वन स्टेप, लोगों को जिनको चेस्ट एक्सरे कराने होंगे हम उनको 50% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ओके फाइन जी। थैंक यू सो मच कि सर आपने हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहेगा तो आप इनको चेस्ट एक्सरे पर 50% डिस्काउंट देंगे। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप लोग एक्सरे करते हैं अगर कोई आ रहा है और वो चाह रहा है कि क्योंकि बहुत सारी रूटीन टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है। इसके लिए मैं एक जवाब दूंगी कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो भी माशाल्लाह इतने ट्रेन हो चुके हैं कि वो क्लिनिकली पेशेंट से सारी हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, और वो उनको एक अंदाजा भी होगा कि ये कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके ये सिम्टम्स हैं, तो उस हिसाब से भी वो एक्सरे को जो है वो बताते हैं। और वो बाज़ औक़ात हमसे भी पूछ लेते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप चाहेंगे कि इसका कराएं, फिर हम भी ज़ाहिर है। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई आया हो बहुत ज्यादा फोर्सफुली कह रहा हो कि नहीं मुझे कराना ही कराना है चेस्ट एक्सरे, आप लोग मना भी कर रहे हो तो? मना तो खैर नहीं करते क्योंकि चेस्ट एक्सरे नहीं, बट देखिए रेडिएशन है, अगर जरूरत नहीं है तो करवाने की जरूरत नहीं है। उस सेंस में जब वो आया ना कुछ सोच कर ही आया है कि यार मैं ऐसे तो घूमता फिरता नहीं आएगा ना, चलते हुए किसी रेस्टोरेंट में तो जा नहीं रहा। वो हमारे एक लेबोरेटरी में आ रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर में आ रहा है, उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको फीलिंग्स होती हैं, बकायदा हिस्ट्री लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है आए जी आए पैसे दें एंट्री की और चेस्ट एक्सरे बकायदा हिस्ट्री लेकर। और वो ये होता है कि अगर किसी में आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई नॉर्मली ज्यादा जो आते हैं पेशेंट वो एजेड ही आते हैं, बिल्कुल एजेड आते हैं या फिर जो है जिनको सिम्टम्स जाहिर होते हैं वो ही आते हैं। ठीक है सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। अपनी मेजबान फला कादिर को इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू।